अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के, जे अखन हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में पदयात्रा कर रहल छथि और एहि दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एम्स के लऽ कऽ तीखा हमला केलनि। ओ कहलनि जे नीतीश कुमार के मन में न पहले एम्स बनावे के बात छल न अखन अछि। हुनकर सिर्फ एक ही काम रह गेल हन, कुर्सी से चिपकल रहनाइ। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के पदयात्रा दरभंगा के हायाघाट पहुंच चुकल अछि। एहि क्रम में वो नीतीश कुमार के राजनीतिक स्वार्थ के पोल खोलैत कहलनि जे बात के लिख कर राखि लिया और कैमरा पर ई बात हम कहि रहल छी कि नीतीश कुमार के राजनीति के अंतिम दौर चल रहा है और कुछ महीना और लंगराइत ई चल पेता। उसके बाद लोकसभा के चुनाव के साथ ही जदयू पार्टी के संपूर्ण विघटन के प्रक्रिया शुरू हो जात। न दल बचत न ही कोनो नेता बचता, कहानी खत्म हो जात। कहलन कि नीतीश कुमार जखन बीजेपी के साथ सत्ता में चला तो उनका समझ नहीं छल जे दरभंगा में एम्स हेबाक चाही। बीजेपी के खिलाफ भेला तो आई उनका दरभंगा एम्स याद आबि रहल अछि। उनका एम्स न पहले बनावे के छल न अखन बनावे के अछि, बस उनका कोनो तरह से अपन राजनीतिक रोटी सेकै के अछि। जखन नीतीश कुमार भाजपा के साथ चला तो भाजपा के ही कोटा से एतऽ स्वास्थ्य मंत्री चला। ओहि समय केंद्र में भी भाजपा के ही सरकार छल, कियाक नहीं एम्स बनवेला। तखन बीजेपी के नेता कहाँ चला और आइ ओ सब हल्ला मचा रहल छथि। आगा प्रशांत किशोर कहलनि जे नीतीश कुमार फेर से जनता के टोपी पहिराबऽ चाहि रहल छथि। ओ ई देखाबऽ चाहि रहल छथि जे हम तो बनाबऽ चाहि रहल छी लेकिन केंद्र सरकार नहीं बनऽ दऽ रहल अछि। साल भरि पहले तक दुनू गलबैया कऽ कऽ बैसल छला। नीतीश कुमार कहै छला जे नरेंद्र मोदी देश के महामानव छथि और आब कहि रहल छथि जे मोदी से ही देश के बर्बादी होयवला अछि। नीतीश कुमार के बिहार के लोग के कोनो भी परेशानी से कोनो मतलब नहीं अछि। सिर्फ एक ही मतलब उनका जीवन में बच गेल हन जे कोनो तरह से कुर्सी पर बनल रहे। जकरा जे लूटे के अछि लूटे, बिहार के बर्बाद करे के अछि करे। हम कुर्सी पर बैसल रही और उल जुलूल बयान देते रहे। अधर में तब तक लटका रहेगा जब तक नीतीश कुमार जैसे लोग अपनी राजनीतिक स्थिति के हिसाब से इस विषय पर निर्णय लेते रहेंगे। अभी जब भाजपा के साथ थे तो उनको एम्स दरभंगा में होना चाहिए, इसका समझ नहीं था। भाजपा के खिलाफ हुए तब उनको एम्स यहाँ होना चाहिए, क्योंकि उनको ना एम्स पहले बनाना था ना अभी बनाना है। उनको किसी न किसी तरह से इस पर राजनीतिक रोटी सेकनी है। भाई जब आप भाजपा के साथ थे, भाजपा का यहाँ स्वास्थ्य मंत्री था, भाजपा के दिल्ली में सरकार है, काहे नहीं एम्स बनवाए उस समय? और तब भाजपा के नेता कहाँ थे? आज हल्ला मचा रहे हैं। आज भाजपा की सरकार नहीं तो नीतीश कुमार फिर टोपी पहनाने के लिए कह रहे हैं कि हम तो बनाना चाह रहे हैं, केंद्र वाले नहीं कर रहे हैं। अभी साल भर पहले तक तो दोनों आदमी आप लोग गलबैया करके बैठे हुए थे। नीतीश कुमार बता रहे थे कि मोदी ही देश के महामानव हैं, आज कह रहे हैं कि मोदी से ही देश का बर्बादी होने वाला है। तो जब नीतीश कुमार को तो कुछ से मतलब नहीं है, ना उनको एम्स से मतलब है, ना बिहार की किसी परेशानी से मतलब है। नीतीश कुमार को सिर्फ एक ही मतलब जीवन में अब बचा है, किसी तरह कुर्सी पर बने रहे। जिसको जो करना है करो, लूटना है लूटो, बिहार को बर्बाद करना है करो, हम कुर्सी पर बैठे रहे और उलूल जुलूल ज्ञान देते रहे। अब ये आदमी की उम्र हो गई। नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। कुछ महीना और लंगड़ाते गिरते पड़ते चल पाएंगे। उसके बाद लोकसभा का चुनाव और चुनाव के बाद जदयू के संपूर्ण विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात को लिख लीजिए और कैमरे पर बोल रहा हूं। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का अंतिम दौर ये चल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जदयू का संपूर्ण रूप से विघटन हो जाएगा। न दल बचेगा, न नीतीश कुमार बचेंगे, न नेता बचेगा, कहानी खत्म। आगा प्रशांत किशोर अशोक पेपर मिल और अन्य चीनी मिल के समस्या के भी उठेलन। ओ कहलन जे हायाघाट के सबसे पैघ समस्या सिर्फ एतऽ के अशोक पेपर मिल के बंद भेनाइ ही नहीं बल्कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं भेनाइ भी समस्या अछि। एतऽ के सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी और पलायन अछि। एहि के लेल पदयात्रा के जरूरत नहीं है। पदयात्रा को एहि समस्या के सामाजिक आर्थिक पहलू के साथ एकर विकरालता के भी पता चलैत अछि। ज्यादातर लोग के लागैत अछि जे पलायन गरीब से जुड़ल मामला अछि या फैक्ट्री बंद होय के मामला अछि, लेकिन एहन नहीं अछि। गरीब आदमी के बच्चा मजदूरी करे के लेल बाहर जा ही रहल छथि।
सच्चाई है जे बिहार में समृद्ध परिवार के लोग के बच्चा भी नौकरी के लिए पलायन कर रहा है। बेरोजगारी सिर्फ एक फैक्ट्री के मामला नहीं है, एतो ज़्यादातर लोग बेरोजगार थे, चाहे एक फैक्ट्री लगे या दो। अशोक पेपर मिल जब भी चल रहा छल वही वक्त भी एतो बेरोजगारी चल, लोग पलायन कर रहा छला। चाहे चीनी मिल हुआ या पेपर मिल, दरभंगा के साथ अन्य जिला में भी फैक्ट्री बंद है। एहन अइले क्या सरकार के प्राथमिकता में शिक्षा और रोजगार बिल्कुल नहीं है। देखिए, हायाघाट की सबसे बड़ी समस्या पेपर मिल है, ऐसा नेता और पत्रकार बताते हैं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ का सड़क भी उतना ही बड़ा मुद्दा है, यहाँ विद्यालयों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही, वो भी इतना बड़ा मुद्दा है। बिहार के नजरिए से जो मैं अभी देख कर आ रहा हूँ पिछले 15 महीनों से, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और पलायन है, और उसी से जुड़ा हुआ आपका ये फैक्ट्री का मामला भी है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी पलायन है, और इसके लिए आपको पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है। लोगों को मालूम है कि यहाँ बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, लोगों का पलायन है। लेकिन जब आप पदयात्रा करते हैं तो पलायन के विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं की, उसके विकरालता की समझ आपको बनती है। हम लोगों को ज्यादातर ऐसा लगता है, ज्यादातर लोगों को, कि पलायन जो है वो गरीबों का मामला है या फैक्ट्री बंद होने का मामला है, कि फैक्ट्री बंद हो गई है इसलिए लोगों को बेरोजगारी है। ऐसी बात नहीं है। गरीब आदमी का जो बच्चा, वो तो मजदूरी करने के लिए बाहर जा ही रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो बिहार में समृद्ध लोग हैं उनके बच्चे भी पढ़ाई या नौकरी के लिए उनको भी पलायन करना है। पलायन सिर्फ गरीबों का मुद्दा नहीं है। इसी तरह बेरोजगारी सिर्फ एक फैक्ट्री का मामला नहीं है। यहाँ ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, एक फैक्ट्री लगे या दो फैक्ट्री लग जाए। अगर ऐसा तो नहीं है कि अशोक पेपर मिल जब चल रहा था तब यहाँ बेरोजगारी नहीं थी, तब लोग यहाँ से पलायन नहीं करते थे। फैक्ट्रियां तो तमाम यहाँ बंद हैं, कोई आप ही के यहाँ नहीं बंद है, हर जिले में बंद है। जो भी फैक्ट्री चल रही थी, चाहे चीनी मिल हो चाहे पेपर मिल हो, वो सब बंद है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा रोजगार है ही नहीं। सरकार को तो सरकारी नौकरी और उसमें उससे जुड़ा हुआ आरक्षण, यही सबसे बड़ा मामला दिखता है। आपको हमको एक आंकड़ा याद रखना चाहिए कि बिहार में कुल 1.57% मतलब 1.5% आबादी ही सरकारी नौकरी में है। चपरासी से लेकर संविदा पर काम करने वालों से लेकर चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव तक, सारे लोग जो सरकारी व्यवस्था में काम करते हैं वो 1.5% लोग हैं। 98.5% आदमी तो सरकारी नौकरी में है ही नहीं, लेकिन 1.5% के लिए ही पूरे समाज को बांट के, लड़ाकर, हर आदमी उसी 1.5% में जगह पाने के लिए लड़ रहा है। लड़के तैयारी कर रहे हैं, जातियां संघर्ष कर रही हैं आरक्षण के लिए, गरीब आदमी उसमें मारामारी कर रहा है, पैसे वाला पैसा देकर उसी में घुसना चाहता है। लेकिन अगर आप ये मानिए कि जब 1.5% ही टोटल है, एक ही रोटी है, खाने वाले 10 हैं, तो 9 आदमी को तो भूखे रहना ही रहना है। तो अशोक पेपर मिल चालू हो जाए, उससे दरभंगा में रोजगार नहीं मिल जाएगा, 5000 आदमी को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन दरभंगा में तो लाखों लोग बेरोजगार हैं। बिहार में 2 करोड़ लोग, बिहार से 2 करोड़ लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने, पलायन करके। तो अगर सरकार कहती है हम 1 लाख लोगों को नौकरी दे दिए, तो भाई अगर मान भी ले, वो नौकरी का आंकड़ा झूठा है, लेकिन अगर 1 लाख आदमी को आपने नौकरी दे भी दिया तो भी 1.99 करोड़ आदमी को तो कुछ भी नहीं मिला। तो जब तक यहाँ स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, लोगों के पढ़ाई और स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक किसी भी हालत में बिहार में बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है, पलायन यहाँ से नहीं रुक सकता। बगहा के बेटी निकिता कुमारी सहायक अभियोजन पदाधिकारी बनले। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा में बगहा के बेटी निकिता कुमारी सफलता प्राप्त कर व्यवहार न्यायालय के सहायक अभियोजन पदाधिकारी APO बनकर बगहा के नाम रोशन कलन हन। निकिता कुमारी की सफलता दोसर प्रयास में मिलल। वो अपन सफलता के श्रेय कठिन परिश्रम और माता, छोट बहन और गुरुजन और ईश्वर के असीम कृपा के दिलन। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद जहिना उनका सूचना मिलल जे निकिता कुमारी के BPSC के APO परीक्षा में सफलता मिलल हन। बधाई संदेश और शुभकामना देवेला के तांता लग गया।
बगहा नगर के नरईपुर वार्ड नंबर 10 के निकिता कुमारी स्वर्गीय रामचंद्र शाह के पुत्री छथि जे पेशा से खेतीबाड़ी करै छलाह। ओते माता ललिता देवी गृहिणी छथि। निकिता कुमारी 7 बहन मुन्नी देवी, द्रौपदी देवी, अलका देवी, बबली देवी इत्यादि में सिर्फ एक बहन विवाह कुमारी से पैघ छथि। निकिता कुमारी मैट्रिक के पढ़ाई NBS मिल्स हाई स्कूल नरईपुर से 2005 में और इंटरमीडिएट महर्षि वाल्मीकि कॉलेज बगहा से 2007 में कयलनि। ओहिके बाद SKJ लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर से 2012 में BA LLB के डिग्री प्राप्त कयलनि। ओहिके बाद BPSC सहायक अभियोजन पदाधिकारी के तैयारी के लिए इलाहाबाद में कोचिंग संस्थान से जुड़ गई। कोचिंग संस्थान में पठन पाठन के अलावा प्रतिदिन 809 घंटा तक सेल्फ स्टडी कयलनि। निकिता कुमारी बतौलन शुरू से ही माता ललिता देवी, छोट बहन विवाह और शिक्षक संतु यादव के मार्गदर्शन में पढ़ाई लिखाई के लिए उनका प्रोत्साहित कयल जाय छल, जाहिसँ प्रेरित होकर आई मुकाम हासिल कयलनि हन। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से शुरू हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा मेरा नरेपुर से ही हुआ और 10th क्लास तक तो मैं नरेपुर से ही पढ़ाई की पूरी। और मेरा 11 जो था महर्षि वाल्मीकि इंटर कॉलेज पटखोले से हुआ। और इसके बाद जो है लॉ के लिए कहाँ गए? लॉ के लिए मैं SKJ लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर जी से 5 ईयर कोर्स। तो उस दौरान कहाँ तैयारी करती थी इसका, मतलब BPSC का चाहे जो भी तैयारी है? उस दौरान तो हम तैयारी नहीं कर रहे थे। जब मेरा फाइनल हो गया उसके बाद कुछ दिनों तक मैं घर पे रही। उसके बाद मैं तैयारी के लिए इलाहाबाद चली गई। तो इलाहाबाद से ही प्रॉपर तैयारी करती थी वहीं पे रह के? वहाँ पे DS जुडिशियल क्लासेस एक कोचिंग है, वहीं से मैंने अपना पूरा तैयारी किया। कितने घंटे पढ़ती थी वहाँ पे? लगभग 7 से 8 घंटे अपना देती प्रतिदिन थी। ऐसा हो जाता था? जी मतलब जब भी टाइम मिलता था आप पढ़ती थी उस जी तरह? जी तो अभी कौन सा आपका पोस्ट मिला हुआ है? APO का ही? जी APO का पोस्ट मिला हुआ है। बिहार में ही ना? जी। और जो बच्चे अभी हाल में तैयारी कर रहे हैं इस तरह का, चाहे अभी करने चाहते हैं, तो मतलब क्या मार्गदर्शन करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए उन लोगों को? मैं उनको यही बताना चाहती हूँ, अगर वो BA या BLB में वो अपना तैयारी स्टार्ट कर दें और ये अच्छे इंस्टीट्यूट में अपना नामांकन करवा लें और वहीं से अपनी तैयारी करें, अच्छी बुकों का अध्ययन करें और लगातार अपनी तैयारी में जुड़े रहें, तो बहुत जल्दी वो सफल हो जाएंगे। अच्छा, जो आपने APO का एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किए हैं, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहिएगा? इसका पूरा श्रेय मेरी छोटी बहन, मेरी माँ और मेरी सभी बहनों का है, योगदान इसमें। उनके बदौलत ही आप मैंने जी, सबसे पहले तो अपनी छोटी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ पहुँची हूँ। अच्छा, ये आप तैयारी के दौरान जॉब भी कुछ करती थी क्या, ऐसे ही बस अपना? जी नहीं, मैं जॉब नहीं करती थी, बस अपने ही पढ़ाई, बस पढ़ाई घर से ही जो भी पैसा वैसा जाता था यहाँ जी, से? मेरी छोटी सिस्टर ही सारा पैसा भेजती थी। तो उसका आप तैयारी करती तो? जी, उसमें खर्च आगे भी जुड़ी हुई है ना तैयारी में? जी जुड़ी हुई है आगे। चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम निकिता कुमारी है। घर कहाँ पड़ेगा? राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान छितौनी तमकुही रेल लाइन परियोजना के लेकर एक सवाल उठेलन और सरकार से पर जवाब मांगलन। पश्चिम चंपारण के छितौनी तमकुही रेल लाइन परियोजना पूरा नहीं हुई के विरुद्ध राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान आवाज उठेलन। वो खेद प्रकट करे तो रेल मंत्री से कहलन कि वर्ष 2007 में रेलवे बोर्ड द्वारा छितौनी तमकुही रेल लाइन परियोजना के स्वीकृत कयल गेल छल। सांसद सभापति के माध्यम से रेल मंत्री से आग्रह कयलनि जे जल्द से जल्द एहि परियोजना के पूरा कयल जाय, जाहिसँ आम लोग के लाभ मिल सके। वो सदन के आगा बतौलन जो 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री छितौनी तमकुही रेल लाइन के शिलान्यास केने छलाह। पनियहवा से छितौनी होइत रेल लाइन नारायणी नदी किनारे होइत बिहार प्रांत के मधुबनी, धनहा, खैरा टोला इत्यादि स्थान सबक कुशीनगर के तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पर ई कप्तानगंज थावे रेल लाइन में मिल जाए। एहि परियोजना में 37.7 लाख घन मीटर मिट्टी के कार्य के साथ 10 पैघ पुल एवं 47 छोट पुल के निर्माण कयल जेनाइ प्रस्तावित छल। परियोजना में पनियहवा से 3.35 किलोमीटर पर छितौनी, 15.5 किलोमीटर पर जटहा
28.7 किलोमीटर पर मधुबनी, 35 किलोमीटर पर धनहा, 38 किलोमीटर पर खैरा टोल और 49.7 किलोमीटर पर पिपराही स्टेशन और हॉल्ट के निर्माण के रूपरेखा बनावे के साथ ही 62.5 किलोमीटर पर अंतिम तमकुही रोड स्टेशन जंक्शन बनायल जेनाइ प्रस्तावित छल। वर्ष 2014 से 19 तक लोकसभा में जखन हम सदस्य छलहुँ तो अनेक बेर पत्राचार के माध्यम से किछु धनराशि के स्वीकृति भी करवेलहुँ और किछु कार्य भेल, लेकिन अखन तक एहि दिशा में कोनो ठोस पहल नहीं कयल गेल हन, जाय के लऽ कऽ जल्द एहि पर कार्रवाई करे के ओ मांग केलनि। माननीय सतीश चंद्र दुबे, धन्यवाद सभापति महोदय। रेलवे सर्विसेज बिटवीन वर्ष 2007 में सितौनी तमकुही रेल लाइन का शिलान्यास तत्कालिक रेल मंत्री उस समय के द्वारा किया गया था। पनियाहवा से छितौनी होते हुए रेल लाइन नारायणी नदी के किनारे होते हुए बिहार प्रांत के मधुबनी, धनाहा, खैरवा टोला इत्यादि स्थानों से गुजरेगी तथा कुर्शीनगर के तमकुही रोड रेल लाइन स्टेशन पर एक कप्तानगंज थावे रेल लाइन से मिल जाएगी। वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक जब मैं लोकसभा का सदस्य था, अनेकों बार पत्राचार किया, सदन में आवाज़ उठाया, धन स्वीकृत भी हुई, कार्य भी कुछ हुए, अभी तक ठोस कार्य नहीं होते हुए दिख रहा है। अधिकारियों से वार्ता करने के बाद बताया गया कि धन के अभाव में कार्य पूरा नहीं हो रहा है। इस रेल लाइन के निर्माण से नारायणी नदी के इस पार स्थित बिहार के निवासियों को बड़ी राहत होगी और आवागमन अच्छी सुविधा सुलभ हो जाती है। हर साल आने वाले बाढ़ से अस्थायी तौर पर बचाव भी होगा। आग्रह है, चंपारण हमारा सत्याग्रह की धरती है और वहाँ के लोग आज भी 4 ब्लॉक के रेल से वंचित हैं। इस रेल लाइन से काफ़ी उम्मीद जुटी हुई है, अतः आपसे आग्रह है, निवेदन पूर्वक आग्रह है कि इस रेल लाइन को पूर्ण करवाया जाए, अधिक से अधिक धनराशि देकर। आपका संरक्षण आपका संरक्षण मैं उपसभापति महोदय चाहता हूं। इस रेल लाइन को धन देकर और निश्चित रूप से इस रेल लाइन का काम पूरा कराया जाए, क्योंकि गांधी का सत्याग्रह की धरती है और चंपारण का ये बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। अतः आपसे आग्रह है कि इसको अधिक से अधिक कम समयों में अधिक से अधिक धन देकर पूरा करवाया जाए। धन्यवाद माननीय सतीश जी। ऑनरेबल श्री मोतिहारी के घोड़ासहन थाना द्वारा किछु आर्म्स के साथ 2 अपराधी के पुलिस गिरफ्तार केलक। घोड़ासहन पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर JLNM कॉलेज के निकट छापेमारी को एक लोडेड देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 बुलेट मोटरसाइकिल के साथ 2 अपराधी के गिरफ्तार करलक। इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा पकड़ल गए दोनों अपराधी में से एक के पहचान मेजरगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी शांतनु कुमार और दूसर के पहचान घोड़ासहन थाना क्षेत्र के पररिया गांव निवासी सूरज कुमार सिंह के रूप में कलन। वो बतौलन जे गुप्त सूचना मिलल छल जो जगह पर 2 अपराधी हथियार के साथ कोनो पैघ घटना के अंजाम दे के लिए इकट्ठा भेलन। साथ ही आपराधिक घटना के अंजाम दे के लिए योजना बनायल जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस छापेमारी टीम के गठन केलक। जाय के बाद छापेमारी टीम उस जगह पहुंचकर छापेमारी को दोनों अपराधकर्मी के पकड़ लेलक। तलाशी के दौरान शांतनु के कमर से 1 देसी कट्टा और सूरज के पॉकेट से 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस बरामद कयल गेल। गिरफ्तार दोनों अपराधी के आपराधिक इतिहास खंगालल जा रहा है। ओते पूछताछ के बाद दोनों अपराधी के न्यायिक हिरासत में भेज दिल गया। छापेमारी टीम में थाना अध्यक्ष के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार, जिला पुलिस बल जितेंद्र कुमार, गुलशन कुमार, सुबोध कुमार और उमेश कुमार पाल शामिल छला। सेंट्रल बैंक द्वारा दरभंगा के बेलादुल्ला में चलायल जा रहा मशरूम प्रशिक्षण शिविर के समापन भ गेल। दरभंगा जिला के लीड बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से RCT बहादुरपुर के तत्वावधान में बेलादुल्ला में गत 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक संचालित 10 दिवसीय निःशुल्क मशरूम प्रशिक्षण शिविर के सफलतापूर्वक समापन भ गेल। प्रतिभागी सबके संबोधित कर निदेशक प्रभास कुमार वर्मा कहलन जे मशरूम लो कैलोरीज एवं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जाहिमे कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं सोडियम न्यूनतम पायल जाइत अछि। ई कोलेस्ट्रॉल के कम करैत अछि। मशरूम स्वास्थ्य में सुधार को जीवन के गुणवत्ता पूर्ण बनाबैत अछि। ओ कहलन जे बिना खेत के मशरूम उत्पादन को लोग स्वास्थ्य एवं स्वाद के रक्षा करैत
स्वयं के स्वावलंबी बना सकै छथि। प्रशिक्षण के फैकल्टी नीतू कुमारी कहलनि जे 10म दिन RCT बहादुरपुर कार्यालय में 33 प्रतिभागी लिखित एवं मौखिक परीक्षा दिलनि, जाहि में सहभागिता प्रमाण पत्र तत्काल दऽ देल गेलनि। साथ ही परीक्षा उत्तीर्ण होय वाला सब प्रतिभागी के बेंगलुरु से तैयार प्रमाण पत्र किछु दिन में दऽ देल जायत। एहन लोक प्रमाण पत्र के आधार पर सरकार से सब्सिडी युक्त ऋण लऽ कऽ पैघ स्तर पर मशरूम के उत्पादन एवं व्यापार कऽ सकै छथि। जी सर, RCT दरभंगा में किस तरह के प्रशिक्षण होते हैं और अभी हाल में आज एक प्रशिक्षण समाप्त हुआ है, उसके बारे में क्या बताएंगे? हमारे संस्थान में बहुत तरह के प्रशिक्षण हैं, जैसे गौ पालन है, बकरी पालन है, सिलाई कटाई है, ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट है। आज जो प्रशिक्षण समाप्त हुआ है वो मशरूम है। मशरूम की खेती में बहुत ही आसानी से लोग अपने घर में बहुत कम जगह में कर सकते हैं और प्रशिक्षण उसको प्राप्त करके अपने अच्छी आमदनी प्राप्त कर अपनी जीविका चला सकते हैं। जी, और किस तरह के प्रशिक्षण बताए सर, और उसमें क्या शुल्क लगता है? क्या नहीं, यहाँ भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगता है। यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके खाने और रहने की भी व्यवस्था निःशुल्क है। इसमें किसी तरह का शुल्क नहीं लगता है। कौन लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, क्या पेपर लगता है उनका सर आधार कार्ड और 2 फोटो लगता है। यदि बैंक पासबुक है तो वो भी चाहिए, और राशन कार्ड जो BPL या APL को हम लोग डिसाइड कर सकें। और जिनको आधार कार्ड ये नहीं है, राशन कार्ड, उनके लिए क्या दूसरी व्यवस्था कोई है? तो जैसे श्रम कार्ड वगैरह यदि उनके पास है तो श्रम कार्ड, इन दोनों मस्ट है या तो ये हम लोग को APL और BPL को निर्धारण करने में इससे सुविधा मिलती है। तो BPL के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ये मुख्यतः APL भी है, लेकिन उसका परसेंटेज कम होता है। जितना ट्रेनिंग उसका हम लोग मात्र 10% को APL को ही दे सकते हैं। जी, और इसके लिए जो ट्रेंड हो जाते हैं फिर उनके लिए क्या? हम लोग 2 साल तक उनका हाथ पकड़ कर चलते हैं। जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाते हैं तब तक उनका हाथ हम लोग नहीं छोड़ते हैं। सरकार द्वारा ऋण आदि की क्या व्यवस्था है इसमें? आर्थिक यदि वो किसी तरह का रोजगार करना चाहते हैं या खेत करना चाहते हैं तो हम लोग उनको भाई 2 साल तक उनको हाथ पकड़ कर आते हैं और किसी भी बैंक से ऋण दिलाने के हम उनको सहायता करते हैं। अगर कोई मशरूम का उत्पादन घर पर शुरू करते हैं, कोई समस्या आती है तो यहाँ से किस तरह से मदद दी जाती है? यहाँ से मदद है यही है कि उनको बाजार उपलब्ध, जैसे हम RCT बाजार वगैरह लगाते हैं, उनका उसमें जो है सो उनका प्रचार करते हैं, बुलाते हैं, सूचना देते हैं। जी, धन्यवाद सर। अपना नाम और पद? मेरा नाम प्रभाष कुमार वर्मा हुआ। मैं वरिष्ठ प्रबंधक हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, और मैं यहाँ 17 अप्रैल 2023 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ निदेशक के रूप में। जी, आज एक प्रशिक्षण आपके यहाँ पूर्ण हुआ है 10 दिवसीय। क्या प्रशिक्षण था और कहाँ हुआ, कैसा अनुभव आपका रहा? प्रशिक्षण सर बेलादुल्ला में हुआ है। बेलादुल्ला में हुआ है। प्रशिक्षण बहुत अच्छा था और अनुभव के अनुसार से बहुत ज़्यादा बेटर था प्रशिक्षण, और जैसे जितना हम सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था प्रशिक्षण। और कितने प्रतिभागी इसमें? 34 प्रतिभागी ने प्रशिक्षण लिए हैं और मशरूम का प्रशिक्षण हुआ है। किनके द्वारा दिया गया? प्रतिभा झा मैडम द्वारा ना। अच्छा, ये 10 दिन का था ना? हाँ, 10 दिन का प्रशिक्षण। इसके अलावा आपके यहाँ और कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? यहाँ पे बहुत तरह का प्रशिक्षण है, और जो 10 दिवसीय प्रशिक्षण है उसमें डेयरी का है और बकरी पालन है, मशरूम है, अगरबत्ती है, पापड़ अचार है, और मुर्गी पालन भी है, और मछली पालन का भी प्रशिक्षण। कुछ प्रशिक्षण तो यहाँ होता है ऑफिस में RCT? हाँ, यहाँ जो बहादुरपुर और हाँ, कुछ बाहर? हाँ, बाहर भी हो सकता हाँ, है। बाहर भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जागृति होती है और स्वरोजगार के लिए ये हाँ, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण है। किस तरह के लोग इसमें भाग लेते, कौन ले सकते हैं भाग? इसमें जो है कि भाग जो है सिर्फ हम लोग BPL ट्रेनिंग ऐसे देते हैं, और भाग इसमें है कि 18 से लेकर के 45 वर्ष तक का ही आदमी इसमें भाग ले सकते हैं, और जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है तो इस ट्रेनिंग को एंजॉय कर सकते हैं और कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को। क्या APL वाले भी ले सकते हैं? नहीं, APL ट्रेनिंग सर हम नहीं देते हैं, क्यों इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि APL ट्रेनिंग जो है उसमें फंड नहीं हो पाता है, इस वजह से उनको लाभ भी नहीं मिल पाता है। और BPL में क्या है जो कि उनको लाभ भी मिलेगा और फंड भी होता है, इस वजह से हम लोग BPL ही ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं। और सरकार द्वारा और आपके कार्यालय द्वारा और क्या सुविधा दी जाती है? कोई अगर मशरूम प्रशिक्षण ले करके शुरुआत करता है खेती तो
हम लोग सर उनको सपोर्ट करते हैं, जहाँ जहाँ उनको जो भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग वहाँ पे जो भी उनका प्रॉब्लम पहले समझते हैं और फिर उनका जो है उनको समझ करके उनका सपोर्ट करते हैं। लोन वगैरह भी दिलवाते हैं, केयर लिंकेज जो होता है हमारा, क्योंकि केयर लिंकेज के बिना तो काम नहीं कर पाएंगे। और जो लेना चाहते हैं और जो नहीं लेना चाहते खुद के सेल्फ सेटल करना चाहते हैं तो बिना लोन का भी करते हैं। धन्यवाद। अपना परिचय आप बताएं। मेरा नाम रीतू कुमारी हुआ और हम सेंट्रल बैंक आरसीटी के फैकल्टी हैं। धन्यवाद। पोल के महुआ में एक बड़ी कब्रिस्तानी जाय से एक ग्रीन फील्ड सड़क के डीपीआर तैयार भेलन, जकरा लोक स्थानीय लोग सब काफी प्रदर्शन कैलन। सुपौल जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत चैन सिंह पट्टी पंचायत के महुआ गांव के बड़ी कब्रिस्तान होकर गुजरे वाला ग्रीन फील्ड सड़क के लोग ग्रामीण सब प्रदर्शन कैलन। दरअसल परसमा से अररिया तक बने वाला ई ग्रीन फील्ड सड़क से कोसी और सीमांचल के सूरत बदल जाए, जकरा लोग एडीएम रशीद कलीम अंसारी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम के गठन को ग्रीन फील्ड सड़क निर्माण के लोग पड़े वाला भूमि के सत्यापन शुरू कयल गेलन। ओते महुआ ग्रामवासी के कहबे जे ग्रीन फील्ड सड़क के लेल जमीन अधिग्रहण करे के लेल अधिकारी के द्वारा बड़ी कब्रिस्तान भ क सड़क निकाल देल गेल है। ओते ग्रामीण कहलन जे ई कब्रिस्तान 200 वर्ष से ऊपर से हम सब कब्रिस्तान के यूज कर रहा छी। वो देखते न कि आ रहल है कि ना ढंग से बताओ वो ठीक है। यहाँ से आप अरे हाँ तो चाहिए ना आगे से वीडियो चालू है तो लेकर के आप लोग कब्रिस्तान में आज जमावड़ा किए हैं। मुद्दों को लेके ये जमावड़ा किए हैं कि हम लोगों को पता चला कि हम लोगों का जो पूर्वज कब्रिस्तान था, जो 200-300 साल से हमारा कब्रिस्तान था हमारे गांव का, उस के हम लोग को पता चला कि 4 लेन जा रहा है, जो कि गलत है। कोई भी धार्मिक स्थल पे कोई भी चीज़ होना ये कि गलत है, जो कि हमें ना तो नोटिस किया गया, ना हमें इस बात की जानकारी दी गई। जब हमें पता चला तो हम लोगों ने जमावड़ा किया। हम लोगों की बस एक ही ख्वाहिश है कि हमारे कब्रिस्तान को छोड़ के बाद बाकी उन्हें जहाँ से ज़मीन लेना है वो ले ले, हमारे कब्रिस्तान को छोड़ दे। हम लोग अनुरोध करते हैं सब इनसे, डीएम साहब से, हमारे जो नेता है उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि हमारे कब्रिस्तान को छोड़ के बाद बाकी वो हमारे बाद का कोई भी ज़मीन ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफरुद्दीन हुआ। कहाँ घर हुआ? महुआ, वार्ड नंबर 10। लेकर कब्रिस्तान में आज जमावड़ा किए हैं आप लोग। ये समस्या सर इस तरीके का है कि सबसे पहले ये 200 साल पुरानी हम लोगों की कब्रिस्तान है, बाप दादा परदादा के टाइम से आ रहा है और सबसे पहला कब्रिस्तान ये है। इससे जो भी है वो छोटा, उसको छोड़ दीजिए, उसमें कुछ भी नहीं है, बाढ़ पीड़ित पानी में आ जाता है। इसको हम लोग बढ़वा करके ऊंचा करके इसको कब्रिस्तान के लिए कायम किया गया है, जो कि बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बारिश हो, यहाँ बाढ़ भी आ जाता है, उसको बचाने के लिए हम लोग ऊंचा कर रहे हैं 20 साल से। इसको ऊंचा करने के बाद यहाँ कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। और इससे पहले रोड इससे पश्चिम होके जा रहा था, उसको बायकाट करके, उसको छोड़ करके हम मुसलमानों के बीच होके हम लोगों का ज़मीन जाए उसके लिए कोई तकलीफ़ नहीं है सर। सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि ये कब्रिस्तान बच जाए। कब्रिस्तान को बचाना सभी आदमी के लिए फ़र्ज बनता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। शमशान घाट आता है उसको भी बचाएंगे, कब्रिस्तान आता है उसको भी बचाएंगे, मंदिर आए, मस्जिद आए, उसको भी बचाएंगे। बाकी जहाँ जाना है रोड, उसके लिए हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी हम लोगों का भी ज़मीन जा रहा है उधर से, उस पर भी आपत्ति नहीं है। सिर्फ एक आपत्ति और परेशानी यही है सर कि कब्रिस्तान को बचा लिया जाए, क्योंकि कब्रिस्तान जो है सब बच्चों का, मर्द का, बूढ़ों का, सियान का, हम लोगों को इसके अलावा कोई और कब्रिस्तान नहीं है। इस होके सड़क गुजार दिया गया, इस होकर के बिना हम लोगों को नोटिस दिए हुए इस लेन से 4 लेन का नक्शा बनाया जा रहा है, जो कि सुन में आया है कि नक्शा पास भी हो गया है।
लेकिन हम लोगों को कोई नोटिस, कोई सलाह नहीं दिया गया, कोई जानकारी नहीं दिया गया। और इससे पहले सेम जहां पर हम लोग अभी खड़े हुए हैं, कब्रिस्तान से पश्चिम दिया गया हुआ था, रोड पास हो गया था, उस रोड को छोड़ करके इस कब्रिस्तान होकर के दिया जा रहा है। सर, इस कब्रिस्तान को सब भाई, सभी आदमी मिल करके इस कब्रिस्तान शमशान को बचाया जाए, मंदिर मस्जिद को बचाया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे कब्रिस्तान को बचाइए और शमशान होकर के ले चलिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तैयब हुसैन है। कौन सी जगह है? ये महुआ है, महुआ के अंदर हम लोग रहते हैं। ये महुआ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। लेकर आप लोग यहाँ आए हैं? कब्रिस्तान को बचाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पहले इससे पहले ये कब्रिस्तान से पश्चिम जो पिलर भी गड़ गई है, ये 4 लाइन का, लेकिन अब राजनीति के तहत ये कब्रिस्तान को बर्बाद करने के नियत से इसमें जो है 4 लाइन का व्यवस्था किया जा रहा है, जो ये गैर कानूनी है। हम लोग कल जो है डीएम साहब को भी एक आवेदन दे चुके हैं, बाद में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी देंगे। इसके लिए जो भी हम लोग का समस्या हो, जहां तक हो, हम लोग को जो करना पड़े करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वसीमुद्दीन, वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 9 हुआ। महुआ। लेकर आप लोग कब्रिस्तान में जमावड़ा किए हैं? ये सर हम लोगों को पता चला कि 4 लेन जो है सब बन रही है, परसनमा से गलगलिया तक के लिए 4 लेन बन रही है। तो ये हमारी, हम कब्रिस्तान पर खड़े हुए हैं। ये हमारी बहुत पूर्वज से कब्रिस्तान है, 200-300 बरस पहले से। इसमें बहुत बाप दादा पुरखा सब दफन किए हुए हैं। इसके बगल में पश्चिम साइड से पहले की लाइन जो है स्कीम पास हुई थी, जिसको जो है सो रद्द कर करके ये कब्रिस्तान को ले रहे हैं। तो हम लोगों को पता चला, जिसके लिए हम कल आवेदन डीएम साहब के यहाँ भी दिए। और मैं मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि कब्रिस्तान को बचा के जिस साइड आप पश्चिम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन हमारी उसमें भी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम कब्रिस्तान को बचा दिया जाए। मैं मंत्री जी से, तेजस्वी यादव से यही अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कम से कम कब्रिस्तान को हमारा बचा दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शोएब, वार्ड सदस्य इसी गाँव के, महुआ, वार्ड नंबर 10 से। तो लेकर आप लोग आज कब्रिस्तान में जमा हुए हैं? भाई हम लोगों को सर पता चला कि मान लीजिए कि ये 4 लेन के बारे में, इस 4 लेन से पहले मान लीजिए कि हम लोगों का ज़मीन के बारे में मान लीजिए सर्वे हो रही थी, सर्वे चल भी रही है, जो से पता चला कि नक्शा बन चुका था। 4 लेन के परसनमा से निकला है डायरेक्ट, ये मान लीजिए बबनी और महुआ के जो ये नाला बना है चैनल, उसके बीच से निकलते हुए जो कि मान लीजिए सुरती पट्टी हम से रोड जो आती है, महुआ और सुरती पट्टी के बीच में पुला पड़ती है, वहाँ से उसके बीच में उस पुला से उत्तर साइड होकर के वो रोड गई है, मतलब कि जो नक्शा पास है। उसके बाद हम लोग अपने सर्वे में काम कर रहे हैं। परेशानी है सर्वे में, तो बहुत बड़ा कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद जैसे हम सर्वे से आए सर, पता चला कि मान लीजिए कि हमारे भाई साहब गेहूँ को खेत जोता रहे थे, वो हमको वहाँ से कॉल किए कि भाई इधर ऐसी ऐसी बात है, यहाँ खेत पर जो है मान लीजिए कि नक्शा कटा 4 लेन का, इधर आओ। तो हम सुनते हुए गए, वहाँ दौड़ते हुए गए तो वहाँ देखे कि हाँ अमीन है, भोला थे एक और मल्ले अमीन साहब थे, जो उसको हम जानते, वो भी हमको जानते थे, क्योंकि हम कचेरी में कुछ दुकान करते हैं, वहाँ हम रहते हैं, वहाँ हम रिकमेंड दुकानदार हैं। अभी फिलहाल वो वहाँ दुकान बन रहा है, तो इसलिए मैं सर्वे में लगा हुआ हूँ। मेरे फादर नहीं है, इसलिए मैं मल्ली सर्वे का काम कर रहा हूँ। परेशानी तो बहुत हालात आ रहा है, मगर जब सुने कि भाई ये उधर का नक्शा छोड़ करके ये कब्रिस्तान है, उसको देखे भाई नक्शा दिखाओ, तो कब्रिस्तान देखिए पूरा। हम ऐसा हो नहीं सकता है, चाहे हम लोगों को कुचल दोगे जान दे देंगे। नहीं तो विजेंद्र बाबू हमारे नेता हैं, हारून साहब हैं, हमारे मान लीजिए तेजस्वी यादव हैं, हम लोग सब उसको समर्थन करते आए हैं, हम लोग करते रहेंगे। और हमारा धर्म स्थल को बचाया जाए, इसमें हमारा बाप दादा पूर्वज कई 1000 वर्ष ये कब्रिस्तान है, 200 वर्ष नहीं, कई 1000 वर्ष से पूर्वज हमारे करे हुए हैं। हम लोग का निजी घर कब्रिस्तान होता है, जैसे आप हिंदू भाई का श्मशान होता है, हमारा कब्रिस्तान है। मतलब जो भी धर्म के लोग होते हैं अपने अपने धर्म के वजह, तो इसलिए हम लोग सोचना कि वहाँ पर गए तो वो बोला कि भाई इसमें आपका कौन सा नंबर है। हम कोई भी नंबर हम लोग को इत्तला नहीं है, हम नहीं इसमें करेंगे। हम इसके लिए मतलब डीएम साहब के यहाँ जाएंगे। मैं डीएम साहब के यहाँ गया हूँ, अभी आवेदन दिया हूँ, वो मर्जन में दिया हूँ। उसके बाद आगे होगा, हम लोग सरकार से भी मिलना चाहते हैं। जहाँ तक होगा हम विजेंद्र बाबू से, जो माननीय हमारे मंत्री जी हैं, जो भी मतलब जी के हमारे रहबर लोग हैं, हमारे धर्म को बचा ले। हमारा बाप दादा जो भी मरते हैं, मुसलमानों का, हिंदुओं का सारा जो है, ये सबसे बड़ा मतलब कुछ दिन तो दुनिया में लोग इंसान मानव रहता है, उसके बाद उसी में बाप दादा जाता है। उसका पालन करना हम लोगों को ज़रूरी है, ताकि हम लोग ये नहीं होने देंगे। चाहे हमारा ज़मीन जाने, ज़मीन तो हम ही लोगों का रजते का ज़मीन है। सरकार विकास करती है, विकास के लिए कोई बात नहीं, विकास
विकास होगी। मगर कब्रिस्तान को बचाते हुए जिधर से ले जाना है, मतलब जहाँ था पहले वहाँ से ले जाएगी तो सारे धर्म के सारे लोगों का जमीन जा रहा है, वो बहुत बेहतर तरीका है। अगर नहीं यही करना है तो कब्रिस्तान को बचा दे और जिधर से जमीन लेना है ले सकता है, मगर पश्चिम से ले ले तो बेहतर है, ताकि सबके धर्म सब जात का कुछ बाली हालात आने वाला बच्चों का, क्योंकि इससे पहले चाइना जो जा रहा था कोसी बांध के निकट जा रहा था, उसको ला करके मतलब हम लोगों के गांव में दे दिया गया। इधर से पूरब से रेलवे है, पश्चिम से भूमार्जन लिया गया। उसके बाद ये चाइना की फोर लाइन से जाएगी तो हम लोग का क्या हालत होगा। सब ये बाकी सारे अफसर आगे निरीक्षण करें, पता चला कि अफसर लोग आए थे, हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी, मगर जब वहाँ गए तो पता चला। तो मान लीजिए इसका मान लीजिए आप लोग जो है इसको हमारे मंत्री जी या हमारे जो पदाधिकारी हैं इसका देखें और मान लीजिए उसका सही निरीक्षण करें और कब्रिस्तान को बचा लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद। एससीएस मिथिला के अंक में खनित हुए अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।